ये बात 1990 की है, 1990 की। जब ये हीरोइन अपनी हॉट और बोल्ड अदाओं के साथ पर्दे पर आई तो सब बेकाबू हो गए। पर्दे पर आते ही उन्होंने भूचाल मचा दिया। वो ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी सिर्फ एक फोटोशूट ने सारी बॉलीवुड पत्रिकाओं में तहलका मचा दिया था। सब जगह उनके चर्चे थे। फिल्मों में तो वो खुद नहीं आना चाहती थी, अपनी माँ के कहने पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसा अक्सर होता है, उनका मन ऐसा रमा कि उन्होंने एक के बाद एक दर्जनों फिल्में कर डाली। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो कहो ना। क्या कहूँ? बोल। तुम्हारे पास इंजीनियरिंग के नोट्स है ना? है ना। एक बात लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि इस अभिनेत्री का नाम बार बार सुर्खियों में आता रहा, कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा। कभी अंडरवर्ल्ड में दोस्ती की वजह से, कभी रोमांस की वजह से, कभी किसी डायरेक्टर को वो धमका देती थी, कभी कभी किसी डायरेक्टर पर इल्जाम लगाती थी, और कभी कभी ऐसा होता कि उनके नाम से अंडरवर्ल्ड के लोग डायरेक्टर को धमकाते थे कि अगर तुमने इस हीरोइन को फिल्म में नहीं लिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अपनी बिंदास अदाओं से उन्होंने कुछ ऐसा भी किया था कि एक डॉन, अंडरवर्ल्ड का डॉन, नाराज हो गया। लेकिन अपनी बिंदास अदाओं से उन्होंने एक डॉन को नाराज कर डाला था। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये अभिनेत्री 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में फंस चुकी है और आज तक पुलिस से फरार है, और बहुत सारे देशों की पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। इनका कहीं पता नहीं। दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। और क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर कि अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही है अभिनेत्री अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। और सालों के बाद जब वो सोशल मीडिया पे आई तो वो साधु के रूप में नजर आई, यानी साध्वी के रूप में देखा गया, और उन्होंने पश्चाताप किया, अपने बारे में बताया, कन्फेस किया, और ये भी बताया कि अब वो दीन दुनिया से अलग है और उनका मन प्रभु की सेवा में लग गया है। कौन थी ये अदाकारा? क्या था इनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और क्यों हमेशा ये विवादों में रही? और क्या था वो हॉट फोटोशूट जिसके कारण वो लोगों के बीच आलोचनाओं में फंसी रही? कौन था वो डॉन जिसकी वजह से उन्हें फिल्में मिल जाती थीं? और क्यों उन्हें अपना देश छोड़कर जाना पड़ा और अचानक फिल्मी दुनिया से वो लापता हो गई, गायब हो गई? जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड इतिहास में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इतिहासकार। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 1980 और 1990 के दशक की बॉलीवुड सेंसेशन ममता कुलकर्णी की। 20 अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था और ममता की मां के नाम को लेकर कहीं आज तक कोई जानकारी नहीं है। इनकी दो बहनें और भी हैं जिनके नाम मिथिला और मेलिना हैं। ये दोनों भी आगे चलकर फिल्मों से जुड़ गई थी। फिल्मों में ममता अपनी मां के कहने पर आई। उनकी मां, एक दिन उन्होंने अखबार में एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजेंसी नए चेहरे की तलाश कर रही है।
बस फिर क्या था, उस समय ममता की उम्र 16 साल की थी और वो स्कूल पढ़ने जाती थी। एक दिन ममता स्कूल से घर आई, माँ ने उन्हें उस एड के बारे में बताया और कहा कि शाम को तैयार हो जाना, हम इस एड एजेंसी से मिलने चलेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा चेहरा मोहरा, तुम्हारी पर्सनालिटी देख के कि वो तुम्हें ना नहीं कर पाएंगे। बस वो एजेंसी के ऑफिस में पहुंची और वहां जाते ही उन्हें मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और कुछ ही दिनों में लगातार मॉडलिंग के ऑफर भी उन्हें आने लगे। मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1991 में उनकी पहली तमिल फिल्म नन बारगल में उन्हें काम करने का मौका मिला। उनकी यह पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में रिलीज फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया। इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक एस चंद्रशेखर थे, जिन्होंने तमिल फिल्म नन बारगल को बनाया था। इस साल ममता की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 2 हिंदी और 2 तेलुगु भाषा में बनी। फिल्म मेरा दिल तेरे लिए और तिरंगा हिंदी में बनी थी, जबकि फिल्म प्रेम शिकारम और डोंगा पुलिस तेलुगु में बनी थी। कहा जाता है कि फिल्म प्रेम शिकारम, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, साउथ इंडिया में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसे ही बढ़ती गई कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए हैदराबाद में एक टेम्पल यानी मंदिर भी बनवा दिया। फिल्म रिलीज के बाद ममता को साउथ से बहुत सारे फैन मेल्स आने लगे थे। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा था, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मेरी पहली पिक्चर तमिल थी, लेकिन इवन दैट वाज अ सुपर हिट। इट वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ दैट ईयर एंड लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे क्या उसको बोले टैटू किया था। वो कहती थी कि अगर कभी नेल्लोर से गुजरी तो जरूर मैं उस मंदिर में जाऊंगी। फिल्मी चैनल लहरे रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में ममता इस बात को कंफर्म भी कर चुकी है। इश्क लेता है आशिकों के इम्तिहान। फिर साल 1992 की फिल्म तिरंगा में ममता को राजकुमार साहब और नाना पाटेकर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। तिरंगा इस साल की सुपरहिट फिल्म थी। ममता का रोल जरूर इस फिल्म में छोटा था, मगर उन्हें अब बड़ी फिल्मों में काम करने के ऑफर आने लगे। साल 1993 में ममता कुलकर्णी की 5 फिल्में मार्केट में आई, जैसे भूकंप, वक्त हमारा है, अशांत, आशिक आवारा। ये 4 हिंदी में बनी फिल्में थी और एक कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई, जिसमें अक्षय कुमार, आशुतोष राणा और पंकज धीर के साथ वो नजर आए। इस साल की हिट फिल्म आशिक आवारा के सारे गाने सुपरहिट रहे। अभी इसी वक्त ये मुझको पता चला है। इन सभी गानों ने धूम मचा दी। आनंद बख्शी के लिखे सभी गीतों को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इन सबको खूबसूरती से फिल्माया गया था ममता कुलकर्णी और सैफ अली खान पर। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। सैफ अली खान की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए ममता को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मैंने तुम्हें पढ़ लिया, तुम्हारी आंखों में बसी सच्ची मोहब्बत देख ली, बस अब मुझे और कुछ नहीं पढ़ना। उन्हें अब सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम करते हुए उनके पास अब बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1993 में आई स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता ने टॉपलेस फोटो शूट करवाया था। मैगजीन के कवर पेज पर फोटो छपते ही ममता विवादों में घिर गई। इसके लिए ममता ने माफी मांगी और सफाई भी दी। फिल्मी चैनल लहरे रेट्रो को दिए एक पुराने वीडियो में ममता ने कहा था, मैं जानती हूं कि मुझसे गलती हुई है। लोग मुझे बहुत सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे पास फैन लेटर्स आते हैं तो उसकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ ही होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर आने से मेरे फैंस को धक्का लगा है। मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लोगों को ज्यादा ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इमेज अलग थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपए की मैगजीन 100 रुपए में बेची गई। स्टारडस्ट मैगजीन में टॉपलेस फोटो शूट कराकर ये काफी दिनों तक चर्चा में रही थी। वैसे ममता कुलकर्णी के साथ विवाद कम नहीं रहे।
सफाई देते हुए ममता ने जहां अपना बचाव किया, वहीं कुछ दूसरी एक्ट्रेस का नाम भी ले लिया, जिससे उनका बयान फिर से सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा था, पूजा बेदी या कोई और एक्ट्रेस ऐसा करती तो लोग कहते कि ये कोई नई बात नहीं है, उनका तो ये रोज का काम है। लेकिन जब ममता कुलकर्णी ने किया तो लोगों को धक्का लग गया। मेरा नसीब था, आज मैं कांटों पर आ गई हूँ। ये भी मेरा नसीब है। 1990 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी अपनी खास पहचान रखती थी। एक समय पूरे बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर्स के किस्से सुर्खियों में आते रहते थे। दोनों ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह अपनी धमकियों से छोटा राजन ममता को फिल्में दिलवाता था, उससे तो यह साफ पता चलता है और जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ तो था। इसके बाद साल 1994 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनके नाम हैं बेताज बादशाह, अनोखा प्रेम युद्ध, गैंगस्टर, दिलबर, क्रांतिवीर और वादे इरादे। खुशबू पवन, रंग नजारे, खुशबू पवन। ममता की ये फिल्में उन्हें एक फेमस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर चुकी थी। साल 1994 की सबसे चर्चित फिल्म क्रांतिवीर रही थी। ये फिल्म उस साल अच्छी कमाई करने वाली लिस्ट में शामिल हुई। फिल्म निदेशक इकबाल दुरानी की फिल्म बेताज बादशाह में एक बार दोबारा से लेजेंडरी एक्टर राजकुमार के साथ वो काम करती नजर आई। फिल्म क्रांतिवीर के गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए। नाना पाटेकर के साथ भी एक गाने में ममता कुलकर्णी दिखाई दी हैं। इस साल की दूसरी फिल्म गैंगस्टर, जिसको जाने माने सुपरस्टार देवानंद ने बनाया था, उसमें भी ममता कुलकर्णी लीड रोल में नजर आई। एक लड़का मिला, खूबसूरत लगा। ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। साल 1995 में ममता कुलकर्णी की 7 फिल्में आई, मगर 2 या 3 फिल्में ही सफल हो सकी, जो कि ठीक ठाक बिजनेस कर पाई थी। उनमें से कुछ के नाम हैं करण अर्जुन, बाजी और सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये सभी फिल्में सुपरहिट थी और इनके गानों ने धूम मचा दी। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान। करण अर्जुन में ममता कुलकर्णी का लुक देखकर लोग हैरान थे। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का एक गीत, जिसे ममता और अक्षय कुमार पर पिक्चराइज किया गया है, ये सुपरहिट हुआ। तेरा नहीं ऐसे मुझे डरता है जिया। भोली भाली लड़की। इसके अगले साल 1996 में इनकी 3 फिल्में आई, जैसे राजा और रंगीली, संजय कपूर के साथ बेकाबू और सुपरहिट फिल्म घातक। ये फिल्म सनी देओल के करियर की अहम फिल्म मानी जाती है। राजकुमार संतोषी की यह फिल्म 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। फिल्म में मीनाक्षी सिसोदिया, ओमपुरी, डैनी डैंग चौकपा अहम रोल में थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने 84 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म का एक गाना, कोई आए तो ले जाए मेरी लाख दुआएं पाए, ये गाना सुपरहिट हुआ और ममता कुलकर्णी ने इस गाने में जो डांस किया है, इस एक गाने में उन्होंने अपनी जबरदस्त छवि बनाई और इस एक गाने को देखकर लोग उन्हें कहने लगे सेंसेशनल, सुपरहिट। अपनी खूबसूरत और डांस मूव से उस दौर में ममता कुलकर्णी ने सभी को अपना दीवाना बना दिया था। दोस्तों, ये आइटम नंबर सॉन्ग फिल्म घातक के लिए सुपरहिट साबित हुआ। फिर साल 1997 में ममता कुलकर्णी की केवल 3 फिल्में ही रिलीज हुई, जिनके नाम हैं जीवन युद्ध, क्रांतिकारी और नसीब। तीनों फिल्में फ्लॉप रही। उसके बाद ममता को फिल्में मिलनी बंद हो गई। इसके बाद अगले 2 सालों में उनकी 3 या 4 ही फिल्में आई, जैसे किला, चाइना गेट, जाने जिगर, सेंसर और छुपा रुस्तम। जब फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने साल 1999 की फिल्म चाइना गेट बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने ममता कुलकर्णी को लीड रोल के लिए साइन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी के व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हीरोइन बदलने की सोच रहे थे। जैसे ही राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकाला, तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के धमकी भरे फोन आने लगे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की धमकियां मिलने के बाद राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को फिल्म से नहीं हटाया। चाइना गेट फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म को छम्मा छम्मा गाने के लिए पहचाना गया, मगर उसमें उर्मिला मातोंडकर को काफी पॉपुलैरिटी मिली।
वहीं ममता कुलकर्णी लीड हीरोइन होने के बावजूद भी तारीफें हासिल नहीं कर पाई क्योंकि ये फिल्म उन्हें जबरदस्ती मिली थी। खाना बन ही रहा है, मैं बनती लगवाती हूँ। बिटिया मेरे खाने में मसाला जरा कम डालना, मुझे मसाले की मनाही है। अरे नहीं बेटी, इनकी बात मत सुनना। खाना खूब चटपटा बनाना और तड़का भी लगाना। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन्हें कहा। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब आप समझते हैं? जी हाँ, कॉम्प्रोमाइज मतलब जैसा जैसा डायरेक्टर कहे वैसे वैसे करो, पर्सनली भी और पर्दे पर भी। ममता कुलकर्णी के इनकार के बाद राजकुमार संतोषी ने बदला लेने के लिए उन्हें ज्यादातर सीन फिल्म से हटवा दिए गए उनके। ममता का आरोप यह भी था कि राजकुमार संतोषी के कहने पर उन्हें कई फिल्मों से निकलवा दिया गया। कहा तो यह भी जाता है कि जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा तो उसकी ममता कुलकर्णी से दूरियां बढ़ गईं। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विक्की गोस्वामी ने उनका काम संभाला। ऐसे में ममता और विक्की गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा। छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलना लगभग बंद हो चुकी थी। 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों से गायब हो गई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ममता विक्की गोस्वामी के साथ मुंबई में जाकर रहने लगी। दुबई की पुलिस ने 1997 में ड्रग्स रखने के आरोप में विक्की को अरेस्ट किया था। उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के चलते वो 5 साल में ही बरी हो गया था। इसके बाद विक्की गोस्वामी केन्या चला गया। बताया जाता है कि जब वो सऊदी की जेल में था तभी ममता कुलकर्णी ने उनसे शादी कर ली थी और तब उसके होटल का बिजनेस ममता ही संभाला करती थी। आपको एक बात बता दें कि दुबई के न्यूज़पेपर के अनुसार दुबई में आजीवन कारावास की सजा 25 साल की होती है, लेकिन आरोपी इससे बचने के लिए अपील कर सकता है और अपने अच्छे बर्ताव और कुरान की आयतें सीखकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करके व्यक्ति की सजा बहुत कम कर दी जाती है। बड़ी अजीब सी बात नहीं है दोस्तों? विकी ने इसी सजा से बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। उनके लिए क्या बड़ी बात थी? एक क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही होता है और इसके चलते उसे सिर्फ 5 साल की सजा हुई। विक्की गोस्वामी ने जेल में ही ममता से मुस्लिम रीति रिवाज से शादी भी कर ली। फिर अचानक ही 2013 में ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो माथे पर तिलक लगाए माला पहने नजर आ रही थी। पता चला कि ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई हैं। फिल्में छोड़ने के बाद ममता योगिनी बन गई हैं और फिर विक्की गोस्वामी के साथ केन्या जाकर रहने लगी थीं। ममता कुलकर्णी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी नाम से किताब भी लिखी थी। 2017 में एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वो फिल्में छोड़ने के बाद कहां गुमनाम थी, फिल्में क्यों छोड़ी और क्या उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी की। तब ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वो 16 साल से एक योगिनी की जिंदगी जी रही हैं। वो सब कुछ मोह माया सब त्याग चुकी हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि वो ये बात भूल चुकी हैं कि वो कभी सुपरस्टार थी। कहते हैं एक समय स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो वो कहती थी कि वो ममता नहीं, वो कोई और है, वो एक्ट्रेस है ही नहीं। ममता कुलकर्णी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया, मैंने विक्की से शादी नहीं की है, मैं इस वक्त किसी की पत्नी नहीं हूं। सोशल मीडिया पर दिए गए इंटरव्यू में वो कहती हैं कि कुछ लोग काम के लिए पैदा होते हैं और कुछ ईश्वर के लिए। मैं विकी की बात करना चाहूँगी कि टिल 2012 ही वॉज इन दुबई जेल, एवरीबडी नोज दैट। और उसी समय मेरा तब भी ख़त्म हो गया एंड आई गॉट एनलाइटेंड इन द ईयर 2010 and that's why I went to Kumbh Mela in 2000. मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूं। ममता पूरी तरह से साध्वी बन गई थी। 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में सामने आया था। आरोप था कि दोनों केन्या में एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे हैं। नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों ही नहीं मिले। 2016 में ठाणे मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा साबित कर दिया।
2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई स्थित संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि बॉलीवुड में आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, गलती थी। मैंने 12 साल भी मैं सोची 10 साल मेरा जो इंडस्ट्री में समय मैंने गुजारा, मुझे ऐसा लगा जब मैंने आध्यात्मिक जीवन में जो मैंने तीनों समाधि को मैंने प्राप्त किया, उस अवस्था में मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना समय क्यों व्यर्थ किया। फिल्में करते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपना सारा समय, अपना जीवन बर्बाद कर लिया फिल्मों में काम करके। उन्होंने ये भी कहा था कि वो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। ये तो जबरदस्ती हुई उनकी माँ की तरफ से कि वो फिल्मों में आई और उनकी ख्वाहिशों के चक्कर में वो पीड़िता बन गई। बताया जाता है कि विक्की गोस्वामी कभी अहमदाबाद में अवैध शराब बेचता था। सुनने में आता है कि उसके पास खुद का जेट विमान है, होटल चेन है। गुजरात ATS के मुताबिक विक्की गोस्वामी गुजरात के रिटायर्ड DSP आनंद गिरी गोस्वामी का बेटा है, जो अपने कई भाई बहनों के बीच पला बड़ा। उसके पिता आनंद गिरी को गुजरात में अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया था। तब विक्की गोस्वामी परिवार के साथ अहमदाबाद के पालड़ी में रहता था। पालड़ी के ही रहने वाले बिपिन पांचाल से उसकी मुलाकात हुई। पांचाल को ही विक्की गोस्वामी का गुरु बताया जाता है। उसी ने विक्की गोस्वामी को ड्रग्स के कारोबार से जोड़ा था। दोस्तों, आज भी ममता कुलकर्णी को पुलिस ढूंढ रही है, तलाश कर रही है कि वो जहां भी है बस वो मिल जाए, ताकि पुलिस उसे पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ममता कुलकर्णी पर ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी मिले, कुछ भी जानकारी आप हमसे साझा कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम अपने अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में उसे डाल सकें। तो अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत। देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, राम राम।